एक शब्द हम लोग सुनना चाहते हैं। मैं पूज्य आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उनके लिए एक छोटा सा शेर कि वो लोग अंधेरों में नहीं रोते हैं जिनके दम के चिराग जलते हैं, और जहाँ कोई रास्ता नहीं होता है वहाँ हजारों रास्ते निकलते हैं। तो समाज के लिए हजारों रास्तों के माध्यम से एक नई ऊर्जा देने वाले आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री विभूत नारायण राय सर से निवेदन करता हूँ आए और हम लोगों का उत्साहवर्धन करें। आदरणीय श्री राय सर। आज के कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष नरसिंह यादव जी, मंच पर मौजूद अरुंदर पांडे जी, मीना देसाई जी, हरिवंश यादव जी, देवियों और सज्जनों, मैं बहुत आभारी हूँ कि भाई राजेश यादव का मुझे आने का मौका दिया और एक ऐसी संस्था देखने का अवसर मिला जिसके लिए अंग्रेजी की एक कहावत है, सीइंग इज बिलीविंग। जब तक आप देखते नहीं तो आप विश्वास नहीं कर सकते। अरुंदर पांडे जी हमेशा इस परिसर का, इस विद्यालय का, यहाँ के प्रधानाचार्य राजेश यादव जी का, इससे जुड़े हुए और दूसरे पुराने अध्यापकों का जिक्र करते रहते थे और जैसे उनकी आदत है वो प्रशंसा करते हैं तो खूब बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा करते हैं। वो करते थे तो मुझे लगता था कि ये शायद वो अपने स्वभाव के हिसाब से ज़्यादा अंग्रेजी में जिससे हाइपरबोलिक प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर के मुझे लगा कि इन्होंने जितना कहा है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये परिसर है। और ये उत्तर प्रदेश में जहाँ शिक्षा किस स्थिति में है, अब आप अध्यापकों से और जो यहाँ अभिभावक हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ छात्र नहीं है, प्राइमरी स्कूल है, छात्र तो शायद नहीं है, तो आप लोगों से बेहतर कौन जानेगा कि शिक्षा की क्या स्थिति। मतलब एक दौर था जब उत्तर प्रदेश की जिसे आप मानव संपदा कहने लगे, ह्यूमन रिसोर्स, ये मानव संपदा ही उत्तर प्रदेश की असली संपदा थी। अगर आप देखें जो उत्तर प्रदेश कह रहा हूँ, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना जो हुई तो चौथे नंबर पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना, जो अब लाहौर चूँकि भारत से बाहर है तो अब भारत का तीसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उसके कुछ ही दिन बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी और कुछ आगे बढ़े तो आगरा यूनिवर्सिटी बनी। आगरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती थी, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन एफिलिएशन होता था। तो पूरा मध्य प्रदेश, राजस्थान, केंद्रीय जो सेंट्रल उत्तर प्रदेश है, ये सब आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे। और मुझे याद है कि 50, 60, 70 वाले दशकों में आप मध्य प्रदेश में चले जाएं तो कोई विद्यालय ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ का अध्यापक उत्तर प्रदेश से पढ़ के ना आया हो। आप राजस्थान में चले जाएं तो किसी भी सरकारी विभाग में आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो उत्तर प्रदेश से पढ़ के ना आए हों। और इस पूरे अगर आप इस पूरे उत्तर भारत को देखें, उत्तर भारत छोड़ दीजिए, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय जहाँ पढ़ा, मुझे पता है कि वहाँ पर उड़ीसा से बहुत बच्चे आते थे, बंगाल से आते थे, दक्षिण से आते थे। तो ये सब सिर्फ इसलिए था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा को एक खास तरह का महत्व दिया गया था और शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था। और ध्यान सरकारें नहीं देती थी, बल्कि जो अभिभावक थे वो भी देते थे। छात्रों को भी लगता था कि अगर कोई शिक्षा हासिल कर रहा है तो ये कोई बड़ा काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूटीन में और अपनी फर्ज अदायगी के लिए स्कूल जा रहा है। तो ये सारी स्थितियाँ थी। अब जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, जैसे मैंने निवेदन किया कि आप सबको पता है तो उसके बारे में विस्तार से मैं क्या बात करूं, लेकिन किसी भी विद्यालय में जा करके तबीयत दुखी खिन्न हो जाती है। मैं उसको सभी का दोष है, मैं किसी एक को दोषी नहीं कह रहा। पूरी जो हमारी आवाज जा रही है पीछे, पूरी हमारी जो समाज व्यवस्था है, जो मूल्यों का हमारे जिस तरह का परिवर्तन हुए, सरकारों के लिए शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह गया, बजट का बहुत छोटा हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाता है। ये कहा जाता है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च हो। हमारे यहाँ बहुत मुश्किल से अगर आप देखें तो 1% या आधा % शिक्षा पर खर्च होता है। सरकारों के लिए कोई बहुत महत्व नहीं रह गया। अध्यापकों की स्थिति ये हो गई कि मेरा एक मौसेरा भाई है
मुझे पढ़वा लें तब जाने तो बोला टाटा में ये तो कह रहे हो शर्म आनी चाहिए एक अध्यापक के रूप में तुम ये कह रहे हो कि तुम पढ़ाओगे नहीं। एक दौर वो था जो हमारे पिताजी बताते थे कि वो लोग बचपन में जो इम्तहान आता था ये मिडिल वाला, तो ये लोग घरों से अपने स्कूल में जाकर के रात में सोते थे और जो अध्यापक पढ़ाता था वो उनको बैठ के रात में पढ़ाता था, सवेरे उठा देता था 4 बजे फिर पढ़ाता था। और वो बेचारे अपने ज़्यादातर तो निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे थे जो क्या खाना लाते घर से, वो अध्यापक उनको खाना खिलाता था। तो एक दौर तो वो था कि जब अध्यापक किसमें पढ़ाता था और अब आज आपको आना पड़ रहा है तो इसमें कष्ट हो रहा है कि विद्यालय जाना भी पड़ रहा है और उसके बाद वहाँ पढ़ाना पड़े तो ये तो आपके ऊपर नहीं पढ़ाना चाहो तो कोई मुख्यमंत्री आपसे पढ़वा नहीं सकता, या अगर कोई इस तरह का वो लग जाए कैमरा कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं कि नहीं तो कोई ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसका कोई अर्थ है। आपको मजबूरन बैठना पड़ रहा है, आप आए साए बक रहे हैं। उसी तरह फिर अभिभावकों की स्थिति हो गई। आपने देखा होगा 80 के दशक से शुरू हुआ था कि अभिभावक नकल कराने के लिए खुद बंदूक लेकर के स्कूलों में जाने लगे, पैसा देने लगे, धमकाने लगे। छात्र जाहिर है कि छात्र तो सबसे अंत में है, उसने देखा कि इसके लिए किसी के मन में कोई मोह नहीं है इस शिक्षा के लिए, तो क्यों वो पढ़ेगा। न सरकार को चिंता है कि वो प्राइमरी स्कूल में इमारत बनाए, ब्लैकबोर्ड से 5 अगर कक्षाएं हैं तो 5 कमरे बने, 5 अध्यापक हो। न सरकार को चिंता है, ना उसके अभिभावक को चिंता है कि उसका बच्चा पढ़े। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है कि नौकरी हासिल करना किसी तरह से। आप कोई जान के लिए भारत में नहीं पढ़ता है, भारत में हिम्मत रही है तो नौकरी हासिल करने के लिए उसने नकल करके नंबर पाए और उसी आधार पर उसका कहीं न कहीं अपॉइंटमेंट हो गया, कहीं नौकरी मिल गई। तो ये सारा का सारा बड़ा गठबंध हो गया है। तो इस तरह के पूरे एक नकलिस्तान है, उस नकलिस्तान में ये आप एक रेगिस्तान है, उसके बीच में छोटा सा एक नकलिस्तान दिखाई देता है जहाँ पर कि हरे भरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, साफ सुथरी इमारतें दिखाई दे रही हैं, एक अच्छा जो मध्याह्न भोजन का जो कक्ष है वो ऐसा है कि आप वहाँ जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बदबू आ रही है और वहाँ से नाक बंद करके भागे। साफ सुथरा तालाब है, तो ये जाहिर है कि एक इतना सुंदर माहौल और वातावरण है तो बच्चे पढ़ते भी होंगे, बच्चों की दिलचस्पी भी होगी और अध्यापकों को पढ़ाने का मन भी करता होगा। ऐसा नहीं कि अध्यापक आए के बैठा रहे कि तुमने हमें स्कूल में बुला तो लिया, हम पढ़ाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो राजेश यादव जी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि सीइंग इज बिलीविंग, अगर मैं यहाँ ना आया होता तो शायद मुझको विश्वास नहीं होता। पढ़ने का क्या मतलब है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए, पुस्तकें बोलती हैं, ये बड़ा अच्छा विषय रखा गया है और क्यों हमें जो पुस्तकें जो बोल रही हैं उनको क्यों सुनना चाहिए। ये जो विषय प्रवर्तन कर रहे थे डॉक्टर उदयवान, उन्होंने बहुत मुझे लगता है कि एक सार्थक तरीके से और एक जो आसान भाषा में जो समझ में आ सके ऐसे इस तरीके से आपको बताया कि आखिर पुस्तकों का अर्थ क्या है हमारे जीवन में। मैं यहीं के एक उदाहरण से सिर्फ उसको थोड़ा सा आपको विस्तार देना चाहता हूँ। हिना जी ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि महिलाएं आई हैं और महिलाएं अब आकर के हमारे इस कक्ष में वो भी उनकी भी एक उपस्थिति है। हमारे यहाँ तो हमारी किताबों में बताया था कि महिलाएं तो मतलब शूद्र और महिला और इस तरह पिछड़े इन सबको तो शिक्षा का कोई अधिकार ही नहीं हो सकता था। अगर पति मर गया तो महिला उसके साथ जल जाए तो वो बहुत बड़ा एक उसके लिए जिसे कहते थे कि बड़ा पुण्य कर दिया उसने। और अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुत सारी जगहों में हमको रानी सती के मंदिर दिखाई देते हैं, उसमें महिलाएं रहती हुई दिखाई देती। कोई महिला जाके वहाँ विद्रोह नहीं करती कि ये मूर्खतापूर्ण एक कर्म इस औरत के द्वारा किया गया है, हम इससे सहमत नहीं और हम इसमें भागीदारी नहीं करेंगे। बहरहाल चलिए, ऐसा क्यों होता है। जो हिना जी ने कहा कि महिलाएं आई, ये कैसे आ गई, ये महिलाएं पुस्तकों की वजह से आई। जो शिक्षा आपको मिली है, जो आपको मिली, जिससे आपने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं आपकी स्थिति मनुष्य से नीची है, और जो शिक्षा है जो राजेश यादव या इस तरह के लोगों को मिली जिन्हें समझ में आया कि नहीं हमारी आधी दुनिया है, अगर इसको हम पीछे रखेंगे तो वो मामला चलेगा नहीं, मतलब एक मनुष्य बनने का जो प्रयास है हमारा वो अधूरा रहेगा। लेकिन अब इसमें मुझे सिर्फ एक बात जोड़नी है
कि ये लाइब्रेरी आपको, मैं कल्पना कर रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ, आपको इस लायक बनाएगी कि आप पीछे जाके नहीं बैठेंगी, आप यहाँ आके बैठेंगी। अगर आपके लिए वो जगह निर्धारित की गई थी, बताया गया था कि आप वहाँ बैठिए, तो वो एक खराब स्थिति थी। लेकिन अगर आप खुद वहाँ जाके बैठ गई, आपको लगा कि आप चूँकि औरतें हैं तो आपको पीछे ही बैठना चाहिए, तो उससे भी ज़्यादा खराब स्थिति है। तो ये किताबें आपको बताएंगी जब आप पढ़ना शुरू करेंगी कि आपकी जगह पीछे नहीं है। ये तो एक अलग बात है, कोई देर से आएगा, कोई पुरुष भी देर से आएगा, पीछे जाके बैठ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आपको या तो बताया गया कि आप जाइए, आपकी वो जगह है, या आपने खुद मान लिया। ये खुद मान लेना अपने आप में बहुत खराब स्थिति है और हमारा समाज इससे खूब गुजरा है। मुझे याद है कि बचपन में मैं अपने गांव आया तो अब वो जाति का नाम लेना थोड़ा ये एक आउट ऑफ फैशन हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि नाम लेना चाहिए, उसी से स्थितियाँ स्पष्ट होती हैं। एक ट्यूबवेल था, मैं वहाँ नहाने गया। वो हमारे गांव में पहली पंचवर्षीय योजना का ट्यूबवेल लगा, बहुत पुराना, और शायद उस इलाके में पहला। हाँ, बड़े, अब तो खैर जैसे सारा पब्लिक सेक्टर बर्बाद हो गया, ये भी बर्बाद हो गया, वो पानी भी नहीं आता उसमें से, जो नालियाँ हैं वो भी टूट गई हैं। लेकिन सचमुच बहुत धार के साथ, बहुत प्रवाह के साथ पानी आता था, हम लोग सब लोग जाके उसमें नहाते थे। एक दिन मुझे याद है कि कोई आदमी आया और वो जाति का चमार था और उसने कहा कि अब मैं पानी पीना चाहता हूँ। तो मैंने, क्योंकि मैं शहर में रहता तो मुझको इस व्यवस्था की जानकारी नहीं थी, तो मैंने लोटा जो जिससे नहा रहे थे उसको थोड़ा सा खगाड़ उड़ा कर तो उसमें पानी लेकर उसे पी, वो आगे बढ़ाया पानी, तो एकदम से पीछे हट गया। उसने कहा नहीं हम चमार हैं। तो मेरा ये सोचे, मैं अगर उस व्यवस्था की उपज होता तो मैं सोचता कि भाई मैं इसको कैसे दे सकता हूँ, मेरा लोटा कैसे छूलेगा, मैं ऊपर से डालता, पीछे से डालता, कहता तुम आके शुरू से पी लो। वो एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उससे बड़ी बात ये थी कि वो खुद ही हट गया। यानी जो हमारी किताबें थी, मनु महाराज हमारे सबसे बड़े संविधान निर्माता थे, उन्होंने उसके दिमाग में बैठा दिया था कि वो शूद्र है, वो छोटा है, लिहाजा उसको किसी ब्राह्मण के हाथ का, किसी भूमिहार के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। भूमिहार का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसको नरक मिलेगा। तो ये बात उसको समझाई, किसने समझाई? ये बात उसको किताबों ने समझाई थी। और इस बात से जब विद्रोह हुआ, अब आप देखिए इस समय जिस तरह से दलित उभार हुआ और जिस तरह दलित चेतना में का प्रसार हुआ, आगे डॉक्टर अम्बेडकर ने कैसे इन लोगों को समझाया कि नहीं, ये जो बताया जा रहा है, ये जो धर्मशास्त्र बता रहे हैं, ये गलत है। इन धर्मशास्त्रों को न सिर्फ इनका पालन नहीं किया जाना चाहिए, इनको जलाना चाहिए। एक परंपरा डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरू की थी, जिसमें मनुस्मृति को जूतों से पीटा जाता था, वो अभी भी चल रही है। उसमें दुर्भाग्य से हमारे जो लेफ्ट के लोग थे, कम्युनिस्ट नहीं शरीक हुए, उन्हें भी शरीक होना चाहिए था, लेकिन अम्बेडकरवादी अभी भी करते हैं। तो ये किसने बताया? डॉक्टर अम्बेडकर को कैसे पता चला? डॉक्टर अम्बेडकर को एक सौभाग्य मिला कि उनको एक वजीफा मिल गया, और वो साहू जी महाराज करके एक राजा थे, कुर्मी राजा थे। राजा का राज तो अंग्रेजों का था, छोटी मोटी रियासत के मालिक थे। वो पिछड़े वर्गों के और दलित वर्गों के बच्चों को वजीफा दे करके विदेश भेजते थे। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को बुलाया, जर्मनी भेज दिया, और वहाँ से पढ़ करके सब डॉक्टर अम्बेडकर को समझ में आया कि ये जो वेद पुराण उपनिषद आप पढ़ रहे हैं, ये इस लायक नहीं है कि आप इनको आत्मसात करें और इनका पालन करें और इनको बहुत पवित्र मानें, क्योंकि आपको मनुष्य को एक निचले योनि का प्राणी मानते हैं। अपने बीच के आधे से ज़्यादा मनुष्यों को ये जानवरों से भी नीचे मानते हैं। गाय को तो बड़े आराम से सहलाते रहते हैं, लेकिन कोई दलित आ जाए तो उसको दूर से ऐसे करके रोटी डालते हैं। उस दलित की छाया पड़ने से इनका ईश्वर अपवित्र हो जाता है। तो ये ज्ञान कहाँ से आया? ये ज्ञान पुस्तकों ने दिया। देखिए ये जो मैं कह रहा था आपसे कि ये हमारी बहनें पीछे बैठी, ये उन्हें बताया गया कि वो उनकी जगह है, ये बुरी चीज़ थी। लेकिन अगर वो खुद ही जाकर पीछे बैठ गई, तो दरवाजा खुला हुआ था और सीटें खाली थी, और खुद ही जाकर पीछे बैठ गई, ये तो और भी बुरी बात है। तो ज़्यादा बुरी बात है कि आप स्वीकार करें। क्षमा चाहूंगी, हर बात हर जगह होता है। मैं क्षमा चाहूंगी। क्या होता है कि आपको पीछे बैठना है, ये बताया आपको जाएगा? पीछे बैठना है, नहीं, ये हर
जगह होता है क्या होता है। मैं हर जगह मैं जानती हूँ, मैं कई जगह जाती हूँ और इसका विरोध भी करती हूँ अपने शब्दों से। नहीं मतलब किसी को विरोध करने का मतलब है कि जबरदस्ती आके आगे बैठ बैठने से तो आगे आगे बैठना था। अगर सीट नहीं खाली आप लोग कहीं और काम में फंसे यहाँ लोग बैठे तो समझ में आता है कि किसी को बिना उठाए चलेंगे। मैं जो कहने को देखिए उदय भान जो आप बता रहे थे शुरू में, वो यही चीज़ थी कि किताब आपको मुक्त करती है। किताब आपको ये आपके अंदर ये समझ विकसित करती है कि अगर आप मनुष्य हैं तो आप बराबर हैं। ये कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य से बड़ा नहीं हो सकता, कोई मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता कि उसको पशु से भी नीचे आप रख दें। किताबें आपको ये बताती हैं। किताबों का मतलब यही है, अगर ये इस किताबें नहीं सिखा पाई तो उन किताबों का कोई अर्थ नहीं है। ये इसका जो विषय था कि पुस्तकें बोलती हैं। देखिए जब मैं शीर्षक सुन रहा था तो मुझे लगा कि दो ही चीज़ें बोलती हैं, एक तो प्रकृति है, दूसरी किताबें पुस्तकें। लेकिन इन दोनों को सुनने के लिए खास तरह का कान चाहिए। इतने अच्छे प्रकृति में हम लोग रहते हैं, हम उसे नष्ट करते जा रहे हैं। अगर मनुष्य ने पिछले 40 सालों में, 50 सालों में, 100 सालों में प्रकृति के साथ जो अत्याचार किया उसको आप याद करिए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे धीरे 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 हम प्रकृति को नष्ट करते गए। हमने प्रकृति को सुना नहीं। हम में से बहुत कम लोग इस लायक थे कि प्रकृति का आनंद ले सके, प्रकृति को सुन सके। उसी तरह किताबें भी बोलती हैं, लेकिन किताबों को सुनने के लिए हमारे पास कान होने चाहिए। मुझे याद है कि मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त हमारे अध्यापक थे, उस डिपार्टमेंट के हेड भी थे। वो प्रगतिशील आंदोलन के बहुत बड़े नायक थे। तो एक बात बड़ी अच्छी कहते थे, वो कहते, अब वो अंग्रेजी में, मैं उसको हिंदी में आपको बताता हूँ। वो कहते थे कोई किताब अच्छी या बुरी नहीं होती। कोई किताब या तो अच्छी तरह लिखी हुई, कोई किताब अच्छी बुरी नहीं होती। किताब या तो अच्छी तरह लिखी हुई होती या बुरी तरह लिखी हुई होती। अच्छे वेल रिटन और इल रिटन। तो वेल रिटन अच्छी तरह लिखी हुई किताब क्या है? वो किताब जो आपके कान को जागृत करे, वो किताब जो आपको पढ़ने के आपसे पढ़वा ले अपने को। वो किताब जब उदय भान कह रहे थे तो मुझे वही याद आ रहा था कि बहुत अच्छी तरह से इन्होंने सरल भाषा में ये समझा रहे थे कि ये अक्सर लेखकों के बीच में एक बड़ी निराशाजनक और बहुत एक अहंकार के साथ लेखक कहता है कि हमको कोई पढ़ता ही नहीं है, लोग इस लायक ही नहीं है कि हमको पढ़े। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि लेखक इस लायक नहीं है को अपने को पढ़वा सके। जो लेखक अपने को पढ़वा सकता है उसको जरूर पढ़ते हैं। आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस लिखा और वो आप उसमें छोड़ दीजिए कि किस तरह के मूल्य उसमें प्रसारित हो रहे थे, किस तरह का, हर किताब की एक राजनीति होती है। तो उस किताब रामचरितमानस की भी एक राजनीति है। लेकिन आप कल्पना करिए कि वो गांव-गांव पहुंच गई उस समय, जबकि शिक्षा का प्रतिशत, साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम था। जब हम आज़ाद हुए तब हमारी साक्षरता का प्रतिशत 7-8% था। तो जिस समय उन्होंने मध्यकाल में लिखा होगा तो कितने लोग पढ़ लिख सकते होंगे। लेकिन वो वाचिक परंपरा में वो दादी ने गा करके सुनाया तो उसकी माँ, फिर उसकी बेटी, फिर उसके, मतलब वो कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो सुरक्षित रही और चलती रही और लोग उसका आनंद लेके पढ़ते रहे। तो किताब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब उसकी भाषा, उसका शिल्प, उसका कहने का तरीका, उसमें जो कथ्य है, जो उसका विषय है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये लेखक के लिए बड़ी चुनौती है कि वो अपने को पढ़वा ले। तो जो किताबों के बोलने पर जिस कान की ज़रूरत होती है वो कान कई तरह से आता है। उस कान का एक तरीका ये भी है कि किताब लिखी कैसे गई। देखिए आप में से बहुत सारे लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने लेनिन का नाम सुना होगा। लेनिन को पढ़ा हो ना पढ़ा हो, सहमत हो ना सहमत हो, एक बात लेनिन कहा करते थे जो क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में थी, वही बात किताबों के बारे में भी है। वो कहते थे कि क्लासिकल म्यूज़िक से जो पूंजीवाद है वो डरता है। क्यों डरता है? डरता इसलिए है कि क्लासिकल म्यूज़िक ये ढोल करस्तर गला फाड़ कर चीख चीख चिल्लाना है, जिसके लिए वो है ना कि ये गाना है, वो ये नहीं हो सकता। क्लासिकल म्यूज़िक के लिए बहुत गहरे डूब करके आपको उसका आनंद लेना पड़ता है।
लोक कलाएं भी, मैं सिर्फ शास्त्रीय कलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, लोक कलाओं का भी आनंद लेने के लिए आपको एक खास तरह की समझ अपने अंदर विकसित करनी होती है, एक खास तरह की तैयारी करनी होती है। तो क्लासिकल म्यूजिक से क्यों पूंजीपति डरता है? इसलिए कि क्लासिकल म्यूजिक के लिए मजदूर उससे छुट्टी मांगेगा। क्लासिकल म्यूजिक ये नहीं हो सकता कि अब उस जमाने में तो 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ता था, और सोने का, आराम करने का, फुर्सत का, छुट्टी का, इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ये तो होता ही नहीं था। तो फिर मजदूर कहेगा कि भाई हमको 8 घंटे से काम करने दो, हमको हफ्ते में 2 दिन 3 दिन छुट्टी दो। अगर आपके पास समय नहीं होगा तो आप कैसे उसे एंजॉय करेंगे? वही बात आपके किताबों के लिए भी है। हमारी सरकारें नहीं चाहती कि अच्छी किताबें जनता पढ़े, क्योंकि यह अच्छी किताबें पढ़ेंगी, खासतौर से जो वर्चस्व जिनका है, जिनका कब्जा है, उसमें किसी जाति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। पिछड़ी जातियों के भी मुख्यमंत्री जो आए, दलित जातियों के भी जो मुख्यमंत्री आए, उनके लिए भी शिक्षा, किताबें पढ़ना, सोचना, ये सब बड़े जैसे बुरे शब्द थे। आप सोचने लगेंगे तो आप सवाल करने लगेंगे, तो आप सवाल करेंगे तो जो शासक है वो चिंतित होगा, करें ये तो सवाल कर रहा है। तो इसलिए कोई नहीं चाहता कि आप किताबें पढ़ें और अच्छी किताबें पढ़ें। जो अभी संजय जी ने कहा कि भाई इनके विद्यालय में लाइब्रेरी है, लेकिन वो किताबें बच्चों को दी नहीं जाती। अरे वो लाइब्रेरी किस लिए भाई? वो क्या कोई अचार डालने की जगह है? क्यों वो किताबें रखी? किताबों को तो दौड़ा दौड़ा के लोगों को पढ़ाना चाहिए, ढूंढ ढूंढ करके। अध्यापक का काम है कि आपके पास 25, 30, 50 बच्चे हैं, आप उसमें छाटेंगे कि भाई इसमें कौन सा बच्चा है जिसको हम जिसके अंदर कुछ पढ़ने का, जिसका वो जो कह रहे हैं किताबें बोलती हैं, तो किसका काम है जो किताबों की आवाज़ सुनता है। तो ऐसे बच्चे को छाट करके उसे उसकी रुचि की, उसकी दिलचस्पी की किताब उसे दीजिए, पढ़वाइए, फिर उससे बात करिए। अच्छा, जाहिर है कि आप अपना ज्ञान अगर पहले ही क्षण उसको करेंगे तो वो किताबों से भाग जाएगा। उसको ऐसी किताबें दीजिए जिसमें प्रकृति हो, जिसमें परियां हो, जिसमें फूल पत्ते हों, उनके माध्यम से फिर उसे सिखाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा समाज, और अंग्रेज़ों को आप क्यों दोषी ठहराएंगे आज़ादी